हेलो बच्चों, JRS ट्यूटोरियल्स की हमारी टेस्ट सीरीज़ का आज आपने 5th पेपर दिया है। होपफुली इस टेस्ट सीरीज़ का आप पूरा बेनिफिट ले रहे होंगे और आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बॉटनी का सिलेबस आज के टेस्ट पेपर में था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो बॉटनी का पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 91, ये बच्चों स्टेटमेंट कहाँ से लिया गया है? मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट का स्टेटमेंट है, जहाँ पर हमें पता है कि आधी लीफ को एक टेस्ट ट्यूब में इनक्लोज किया गया था, जहाँ पर KOH में सोक्ड कॉटन डाला गया था ताकि वो ट्यूब के अंदर CO2 को एब्जॉर्ब कर ले, और जो हिस्सा लीफ का ट्यूब के अंदर था वहाँ पर CO2 अवेलेबल नहीं थी, इसलिए वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा और स्टार्च का टेस्ट नेगेटिव आएगा। और लीफ का जो हिस्सा ट्यूब के बाहर था वहाँ CO2 अवेलेबल थी, फोटोसिंथेसिस हो पाएगा और स्टार्च का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, इसलिए करेक्ट आंसर 4th है। फिर बच्चों इसेंशियलिटी ऑफ सनलाइट, क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया है। इसेंशियलिटी ऑफ सनलाइट के बारे में किसने बताया था? इंजन हाउस। इन्होंने इस्तेमाल किया था प्रीस्टले का सेटअप और दिखाया था कि जब लाइट की प्रेजेंस होती है, उस सेटअप को लाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तभी प्लांट्स एयर को प्यूरिफाई कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 93, ये स्टेटमेंट बच्चों दिया गया है एंजल मान ने जो एक्शन स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट ही करेक्ट स्टेटमेंट है, वाइट लाइट को इन्होंने स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था, किसका यूज़ करके? प्रिज्म का यूज़ करके। ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, इन्होंने रेड एल्गी यूज़ किया था क्या? नहीं, इन्होंने तो ग्रीन एल्गी यूज़ किया था। क्लैडोफोरा हमारी NCERT में लिखा हुआ है, स्पायरोगायरा भी कह सकते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया। थर्ड, बैक्टीरिया केवल ब्लू रीजन में एक्यूमुलेट हुए थे क्या? नहीं, वो रेड रीजन में भी एक्यूमुलेट हुए थे। और बैक्टीरिया का यूज़ क्यों किया गया था? CO2 इवोल्यूशन चेक करने के लिए? नहीं, ऑक्सीजन इवोल्यूशन। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट है। 94, ये किसने बताया था कि ऑक्सीजन वाटर से आती है और स्टडी किया था पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया? तो इसका आंसर है वैन नील। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 95, जो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, जो ग्रैनम है क्लोरोप्लास्ट में, उसका फंक्शन क्या है? वहाँ पर लाइट रिएक्शन चलती है और लाइट रिएक्शन होगी तो क्या होगा? ATP और NADPH का प्रोडक्शन होगा। तो सही ऑप्शन है 4th। क्वेश्चन नंबर 96, यहाँ पर हमको इनकरेक्ट बताना है। तो मेम्ब्रेन सिस्टम क्लोरोप्लास्ट का ग्रैना का होता है। हाँ, ये बात तो सही है, ये पहला स्टेटमेंट सही है। हमें इनकरेक्ट बताना है। फॉर्मेशन ऑफ ATP इज डायरेक्टली लाइट ड्रिवन एंड दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड लाइट रिएक्शन, ये भी बात सही है। डार्क रिएक्शन मीन दैट दे अकर इन डार्कनेस, ये तो बच्चों बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है कि डार्क रिएक्शन मिसनॉमर होता है, और ऐसा हमको नहीं समझना है कि डार्क रिएक्शन डार्क में होती है। डार्क रिएक्शन या कार्बन रिएक्शंस भी लाइट की प्रेजेंस में होंगी। तो ये थर्ड स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी यही सही ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बताना था? इनकरेक्ट। और फोर्थ, लाइट रिएक्शंस आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस वाइल डार्क रिएक्शंस आर कॉल्ड कार्बन रिएक्शन, ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी इसका आंसर थर्ड होना चाहिए। 97, फिर बच्चों पूछा गया है पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर लाइट को एब्जॉर्ब करे। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। 98, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल A का और एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस का पूरी तरह से एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं करते। इसका कारण क्या है? क्योंकि सिर्फ क्लोरोफिल A ही तो अकेला पिगमेंट नहीं है, बाकी पिगमेंट्स भी हैं जो कुछ अलग अलग वेवलेंथ्स पर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो थर्ड आंसर। 99, फिर बताना है, ऐसा ऑप्शन चूज करना है 99 में दैट डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद द फोटोकेमिकल फेज, यानी लाइट रिएक्शन से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो लाइट रिएक्शन में लाइट एब्जॉर्प्शन होगा, हाँ, वाटर की स्प्लिटिंग होगी PS2 के कारण, ATP NADPH का फॉर्मेशन होगा, CO2 इवोल्यूशन होता है क्या? नहीं, O2 इवोल्यूशन होता है, यानी फोर्थ आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, फिर इनकरेक्ट बताना है रिगार्डिंग लाइट रिएक्शन। तो बच्चों हमने पढ़ा है रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल B होता है क्या? नहीं, क्लोरोफिल A।
तो थर्ड इनकरेक्ट है, यानी यही राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। 101, ये भी बहुत आसान है, हमें पता है PS1 का पीक कब आता है 700 नैनोमीटर पर और PS2 का एब्जॉर्प्शन पीक 680 पर, तो थर्ड आंसर। 102, यहाँ पर बच्चों अगेन हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है और ब्लैंक्स फिल करने हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ डैश आर ऑल्सो एक्साइटेड व्हेन दे रिसीव लाइट ऑफ वेवलेंथ डैश। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, PS1 के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं जब उनको रेड रीजन की लाइट मिलती है। और कितने नैनोमीटर की लाइट होनी चाहिए? 700 नैनोमीटर की। और फिर दे आर ट्रांसफर्ड टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल विद ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन आगे किसी स्पीशीज के पास तब जाएगा जब आगे वाली स्पीशीज का रेडॉक्स पोटेंशियल क्या हो? ज़्यादा हो। तो यहाँ पर सही आंसर है फोर्थ, PS1 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा जब रेड रीजन, ये जो वेवलेंथ है रेड रीजन की वेवलेंथ है बच्चों, तो PS1 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा जब रेड रीजन की लाइट 700 नैनोमीटर में मिलेगी और फिर वो आगे ट्रांसफ़र होगा ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल वाली स्पीशीज़ को। अब बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं? क्योंकि यहाँ पर 680 कह दिया गया है PS1 के लिए और ब्लू, ये बातें गलत हो गई। 680 700 दोनों ही रेड रीजन में कहा जाएगा। और PS2 को फिर अगेन ब्लू रीजन नहीं कह सकते, 680 तो सही है और यहाँ पर लोअर कह दिया है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड में भी क्यों गलत है? PS2 को रेड लाइट कहा है, 700 कहा है, लेकिन PS2 680 नैनोमीटर की लाइट लेगा, PS2 700 की लाइट नहीं लेगा, तो इसलिए थर्ड भी गलत हो गया और केवल फोर्थ ऑप्शन है जो पूरी तरह करेक्टली फिट हो रहा है। आगे आते हैं 103, यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना है। ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने पढ़ा है, वाटर से इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, PS2 PS1 को देगा और PS1 के बाद फाइनली इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा? NADP+ और NADPH+H+ का फॉर्मेशन होगा। 104, यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है, तो बच्चों इनकरेक्ट पहला देखते हैं। PS1 इज इन्वॉल्व इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, ये तो सही बात है, PS1 दोनों में ही इन्वॉल्व होता है। PS2 केवल नॉन साइक्लिक में इन्वॉल्व होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। स्ट्रोमा लैमेली पॉजेस PS2 ओनली, नहीं, स्ट्रोमा लैमेली में कैसे रीजन है? एक्सपोज्ड यानी नॉन एप्रेस रीजन है, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर PS1 होगा बच्चों। PS2 कहाँ होता है? छुपे हुए रीजन में। PS2 एप्रेस्ड रीजन में होता है और एप्रेस्ड रीजन स्ट्रोमा लैमेली के पास है नहीं, तो वहाँ पर सिर्फ PS1 होगा, यानी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ये राइट आंसर है। ग्रैनम में हमें पता है PS1 भी होता है, PS2 भी होता है, क्योंकि ग्रैनम के पास एप्रेस्ड और नॉन एप्रेस्ड दोनों रीजन्स हैं। 105, ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय P700 और PS1 इज अल्टीमेटली एक्सेप्टेड बाय। तो साइक्लिक में तो इलेक्ट्रॉन वापस लौटकर PS1 के पास ही आ जाएगा, यानी इसका आंसर फोर्थ होगा। 106, यहाँ पर भी एक पैराग्राफ दिया गया है और देखना है कि कौन से 5 यहाँ पर आइटम्स हैं वो पूरी तरह फिट हो रहे हैं। तो ये NCERT की लाइन से लिया गया है, जहाँ पर हमने केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ी है। तो एज द इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोटॉन्स आर ट्रांसफर्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में जब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो अक्रॉस द मेम्ब्रेन स्ट्रोमा से थैलाकॉइड की ल्यूमेन में क्या ट्रांसफ़र हो रहा है? प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो यहाँ बच्चों इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए प्रोटॉन्स आर ट्रांसफर्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट प्राइमरी एक्सेप्टर, ये सारा NCERT की लाइन से लिया गया है, यहाँ पर होना चाहिए प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी PS2 की बात हो रही है। PS2 का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है फियोफाइटिन, वो कहाँ होता है? लोकेटेड टुवर्ड्स आउटसाइड। ये आपको पढ़ाया गया है, NCERT में ये लिखा भी गया है। आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रांसफर्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू अ H कैरियर। यहाँ पर H कैरियर की बात हो रही है, और कौन सा H कैरियर की बात हो रही है बच्चों? प्लास्टोक्विनोन।
प्लास्टोक्विनोन क्या है? एक H कैरियर है। H मतलब ये H+ और इलेक्ट्रॉन दोनों को कैरी करेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन फिट हो रहा है वो है थर्ड। 107 ATP and NADPH produced in light reaction by the movement of electron in ETC are used immediately for। तो ये जो ATP NADPH बना है ये किस लिए यूज़ होता है? ये डार्क रिएक्शन में यूज़ होता है, बायोसिंथेटिक फेज में शुगर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। 108 बहुत ही सिंपल NCERT बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, तो बहुत हमको ऐसे इश्यूज इस पेपर में नहीं होने चाहिए। प्लांट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पाथवेज दे यूज फॉर CO2 एसिमिलेशन। तो ये पाथवे क्या हैं? इसमें भी बच्चों आपको पता है कि C3 प्लांट में पहला प्रोडक्ट जो कार्बन CO2 फिक्सेशन से बनता है वो 3 कार्बन का होता है PGA, एंड C4 प्लांट में जो CO2 फिक्सेशन का पहला प्रोडक्ट बनेगा वो 4 कार्बन का होगा, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है, बाकी कोई भी ऑप्शन पूरी तरह करेक्ट नहीं है। 109 हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर नीडेड फॉर द रीजनरेशन ऑफ 1 RUBP। और यहाँ रीजनरेशन की बात हो रही है बच्चों, तो रीजनरेशन में कितना ATP खर्च होता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। केल्विन साइकिल आप देखेंगे तो बहुत ही क्लियरली वहाँ पर बताया गया है कि जो फॉस्फोराइलेशन वाला स्टेप है वहाँ पर फॉस्फोराइलेशन में 2 ATP की ज़रूरत पड़ती है और फिर 1 ATP की ज़रूरत पड़ती है रीजनरेशन वाले स्टेप में, अगर हम 1 CO2 का फिक्सेशन एक साइकिल में कंसीडर कर रहे हैं। तो सेकंड आंसर करेक्ट होगा। 110 C4 का फीचर क्या नहीं है ये बताना है। नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ C4 प्लांट। तो ये क्या हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते? नहीं, ये टॉलरेट कर सकते हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन। 111 एन ऑर्गेनिक एसिड दैट एक्ट्स एज प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C4 पाथवे। तो C4 पाथवे में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। 2 बार CO2 फिक्सेशन होता है और जब केल्विन साइकिल चलेगी आगे बंडल शीट में तो वहाँ पर तो कौन काम करेगा? वहाँ पर RUBP होगा। लेकिन अभी पूछा जा रहा है कि प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C4 पाथवे, वहाँ पर हम कहेंगे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। 112 पर आते हैं बच्चों। इन अ प्रोसेस RUBP इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड। ये बच्चों बहुत ही सिंपल है। कौन से प्रोसेस की बात हो रही है यहाँ पर? फोटो रेस्पिरेशन की बात हो रही है, फोटो रेस्पिरेशन। आगे आते हैं 113 इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन 1 फैक्टर। यहाँ भी बहुत सिंपल है। कौन से लॉ की बात हो रही है? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। 114 इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है बच्चों। ये भी हमने पढ़ा है कि C3 और C4 का रिस्पॉन्स CO2 कंसंट्रेशन जब हम बढ़ाते हैं तो दोनों का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है, इनका रिस्पॉन्स सिमिलर नहीं होता। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी राइट आंसर है। 115 यहाँ पर बच्चों बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट क्या है? थर्ड ऑप्शन देखिए, C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर विथ इनहेंस फोटोसिंथेसिस वाइल C4 प्लांट का लोअर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है क्या? नहीं, ये बात गलत है, यानी थर्ड ऑप्शन सही है। और बाकी सारे ऑप्शंस में करेक्ट स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि हमने पढ़े हुए हैं NCERT में। 116 मैच द फॉलोइंग वाले कई क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं बच्चों। लाइट रिएक्शन को किसके साथ मैच करेंगे? ATP एंड NADPH के साथ। फिर डार्क रिएक्शन को किसके साथ मैच करेंगे? डार्क रिएक्शन में शुगर और फिर स्टार्च बनेगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन इन्वॉल्व होगा? PS1 इन्वॉल्व होगा। और नॉन साइक्लिक में PS1 एंड PS2 दोनों इन्वॉल्व होंगे, यानी करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। 117 बच्चों यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए गए हैं और बताना है कि कौन कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो कि प्लांट को इसमें मदद करते हैं कि वो बिना रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के भी काम कर सकते हैं। प्लांट्स के पास हमारी तरह लंग्स का कोई सिस्टम नहीं है, हमारी तरह कोई ब्रीदिंग का सिस्टम नहीं है।
तो इसलिए प्लांट्स में कौन से वो पॉइंट्स हैं जो ये एक्सप्लेन करते हैं कि विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दे कैन वर्क। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। नहीं बच्चों, एनसीईआरटी की लाइन है, वहाँ पर लिखा हुआ है लिटिल ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये तो बात ही गलत हो गई। फिर देयर इज़ लो डिमांड फॉर गैसियस एक्सचेंज, हाँ इसलिए उनको रेस्पिरेटरी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। रूट स्टेम एंड लीव्स रेस्पायर एट लोअर रेट, हाँ एनिमल्स के कंपैरिजन में वहाँ रेस्पिरेशन का रेट लो होता है, ये भी बात सही है। और ज़्यादातर सेल्स जो होती हैं देयर सरफेस इज क्लोज टू एयर, इस तरह का अरेंजमेंट है। ये सारी बातें एनसीईआरटी से ली गई हैं तीनों, यानी ये तीन स्टेटमेंट इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए फोर्थ। 111 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ये कैसी रिएक्शन है बच्चों? ये एक आइसोमराइजेशन है, तो इसमें कौन काम करेगा? आइसोमरेज। 119 फिर ग्लाइकोलिसिस की किस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये पूछा जा रहा है बच्चों। तो ज़रा सेकेंड रिएक्शन को देखिए, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये 6th रिएक्शन होती है ग्लाइकोलिसिस की, जहाँ पर देखिए ग्लिसरल्डिहाइड को ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट किया जा रहा है, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन हुआ, हाँ यही ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पर आंसर होगा सेकेंड। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को 1,3 बाईफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। 120 पर आ जाते हैं। पायरुवेट को इथाइल अल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट किया गया, तो ये बच्चों अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात हो रही है, और आपको पता है यहाँ पर 2 स्टेप होते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन और डीहाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पर 2 एंजाइम्स कौन से होंगे? पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज। 121 ये बच्चों एक हमने रेस्पिरेशन में पूरे पाथवेज पढ़े हैं, इसको देखते हैं। ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या बनेगा? यहाँ पर पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट। तो ए क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए पायरुवेट। और अगर पायरुवेट को प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी क्रेब्स साइकिल, तो क्रेब्स साइकिल के बाद क्या होगा? CO2 बनेगा, वाटर बनेगा। अगर ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पाथवे आगे फॉलो करेगा फर्मेंटेशन, बैक्टीरिया में क्या होगा? बैक्टीरिया में लैक्टिक एसिड बन सकता है, और ईस्ट में क्या होगा? इथाइल अल्कोहल बन सकता है, यानी यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। सिट्रिक एसिड साइकिल 122 पूछ रहा है फर्स्ट स्टेप कंडेंसेशन में क्या होता है? हमें याद है एसिटाइल कोएंजाइम ए किसके साथ कंबाइन करता है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ। अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड ये कितने कार्बन का कंपाउंड है? 5 कार्बन। 124 FADH2 क्रेब्स साइकिल के किस स्टेप में बनता है? जब फ्यूमरिक एसिड बनता है, याद रखिए F से फ्यूमरिक एसिड, F से FADH2। जब फ्यूमरिक एसिड फॉर्म होता है तब FADH2 भी बनता है, यानी सक्सिनेट टू फ्यूमरेट वाले स्टेप में। आगे आते हैं 125। यहाँ पर हमको बताना है कि कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। इनकरेक्ट कौन कौन से हैं ये बताना है। तो बच्चों पहला स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ा कि कंडेंसेशन होता है, एसिटाइल ग्रुप किसके साथ कंबाइन होगा? OA के साथ सिट्रिक एसिड बनेगा, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट 1 मॉलिक्यूल ऑफ GTP जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में बनता है, क्या ये 2 ATP मॉलिक्यूल के इक्वल होता है? नहीं, ये 1 के ही इक्वल होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर ड्यूरिंग ओवरऑल प्रोसेस ऑफ TCA साइकिल कई सारे इंटरमीडिएट बनते हैं, हाँ ये बात तो सही है। कॉन्टिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम वाया क्रेब्स साइकिल रिक्वायर्ड कॉन्टिन्यूड रेप्लेनिशमेंट ऑफ OA, सही बात है। OA जो फाइनल स्टेप में हम देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में कंडेंसेशन में यूज़ हुआ है, वो OA रीजनरेट होना चाहिए, उसका रेप्लेनिशमेंट होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट सही है। NAD+ से NADH बनता है, एक क्रेब साइकिल में क्या 2 बार ऐसा होता है? नहीं, 3 बार NADH2 बनता है, 1 बार FADH2 और 1 बार GTP बनता है, तो ये एक क्रेब साइकिल की बात हो रही है। तो फिफ्थ स्टेटमेंट तो क्या हो गया? गलत हो गया, तो हमें इनकरेक्ट बताने थे, यानी सेकेंड एंड फोर्थ। 126 पर आते हैं।
अब बताना है कि कौन से इसकी चीज़ें ऐसी हैं जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों में होता है, यानी दोनों में कॉमन है। तो इसमें बच्चों 2 एटीपी का कंजम्पशन ये ग्लाइकोलिसिस में तो होता है मगर क्रेब्स साइकिल में कंजम्पशन नहीं होता, तो ये कॉमन पॉइंट नहीं है। FADH2 आप देखोगे कि क्रेब्स साइकिल में तो बनता है लेकिन ग्लाइकोलिसिस में नहीं बनता, ये भी कॉमन नहीं है। ग्लाइकोलिसिस को लीनियर पाथवे कह सकते हैं मगर क्रेब्स साइकिल तो एक साइक्लिक पाथवे है, तो ये भी स्टेटमेंट कॉमन नहीं है। एंजाइम पार्टिसिपेटिंग गेट डिसॉल्व्ड इन मैट्रिक्स, नहीं, TCA मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो उसके ज़्यादातर एंजाइम मैट्रिक्स में होंगे, लेकिन ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, तो ये भी कॉमन पॉइंट नहीं है, यानी इसका आंसर होना चाहिए फोर्थ। 127 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन 1 और 4 का दूसरा नाम क्या है? बहुत ही सिंपल है, NADH डिहाइड्रोजनेज एंड साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। आगे आते हैं 128 रेस्पिरेशन में सिंथेसिस ऑफ ATP को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की जो एनर्जी है उसकी मदद से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाया जाता है, तो इसलिए बच्चों इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ये एनर्जी सीधा ATP फॉर्मेशन में यूज़ नहीं होती, पहले प्रोटॉन ग्रेडियंट बिल्डअप किया जाता है और वो जो प्रोटॉन ग्रेडियंट जब ब्रेक होता है तब ATP प्रोड्यूस होती है। आगे आते हैं 129, यहाँ पर ETS को लेकर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। इनकरेक्ट, तो पहला स्टेटमेंट यूबीक्विनोन रिसीव्स रेड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FADH2, हाँ, यूबीक्विनोन कॉम्प्लेक्स 2 जिसने FADH2 से इलेक्ट्रॉन लिया था वहाँ से यूबीक्विनोन को इलेक्ट्रॉन मिलता है। यूबीक्विनोन कॉम्प्लेक्स 1 से भी इलेक्ट्रॉन लेता है और कॉम्प्लेक्स 2 से भी ले सकता है। 1 को इलेक्ट्रॉन किसने दिया? NADH2 ने, और 2 को किसने दिया? FADH2 ने। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताने हैं। साइटोक्रोम C एक स्मॉल प्रोटीन अटैच टू द आउटर सरफेस एंड एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर बिटवीन 3rd and 4th, तो नहीं बच्चों, ये स्टेटमेंट तो सही है, ये सही है। 3rd और 4th के बीच में एक मोबाइल कैरियर की तरह काम करता है और आउटर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन पर होता है। फिर 3rd कॉम्प्लेक्स 4 को साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कहते हैं, इसमें साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर सेंटर होते हैं, ये भी बात सही है। 4th को देखते हैं, एज इलेक्ट्रॉन मूव्स डाउन द सिस्टम एनर्जी इज यूज्ड अप टू फॉर्म ADP। ADP बना के क्या करेंगे भाई? ATP बनाना है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। 2 ATP बनता है एक NADH के ऑक्सीडेशन से, नहीं, हमने पढ़ा है एक NADH के ऑक्सीडेशन से 3 और एक FADH के ऑक्सीडेशन से 2 ATP, तो यहाँ पर 4th and 5th दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, यानी 3rd आंसर राइट होगा। आगे आते हैं 130 रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, ये बच्चों याद करने वाला क्वेश्चन है, हमको याद रखना। ऑक्सैलिक एसिड का 4 होता है, शुगर के लिए, ग्लूकोज के लिए 1, ट्राइपामिटिन के लिए 0.7। फिर ये भी मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है 131, और कौन सा क्रेब्स साइकिल का कंपाउंड कितने कार्बन का है ये हमको ध्यान रखना चाहिए। इसका आंसर होगा 3rd 4 कार्बन कंपाउंड है मैलिक एसिड, 2 कार्बन कंपाउंड है एसिटाइल कोएंजाइम A, 5 कार्बन कंपाउंड है अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड, और 3 कार्बन कंपाउंड क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है पायरुवेट। तो D के किसके साथ मैच होना चाहिए? 2 के साथ, तो ये यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा। 132 ये भी मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में आपको बताया है कि क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। RQ अगर मेज़र करना है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट तो इसके लिए डिवाइस यूज़ होगी रेस्पायरोमीटर। ETS कहाँ पर चलेगा बच्चों? ETS चलेगा, ETS को हम मैच कर सकते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से, केमी ऑस्मोटिक ATP सिंथेसिस से भी मैच कर सकते हैं। साइटोक्रोम कहाँ पर होंगे? साइटोक्रोम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होंगे। फिर लैक्टिक एसिड, ये मसल्स में जब फर्मेंटेशन होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा जिससे हमको थकान महसूस होती है लैक्टिक एसिड के कारण। और ईस्ट में क्या होगा?
अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। ठीक है, 133 पर आते हैं। इनकरेक्ट बताना है तो ETC में बच्चों 5 कॉम्प्लेक्सेस तो होते हैं, मगर ये सब पंपिंग ऑफ प्रोटॉन से एसोसिएटेड होते हैं क्या? नहीं। पंपिंग ऑफ प्रोटॉन कौन कौन करता है? 1, 3 और 4, और 5th से भी पंपिंग होगी, हालांकि 5th से तो वापस लौटते हैं, लेकिन सारे पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स में इन्वॉल्व नहीं है। कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता? कॉम्प्लेक्स 2 प्रोटॉन पंपिंग नहीं करता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और यही राइट आंसर है। फिर 134 में इनकरेक्ट बताना है तो ये भी बहुत सिंपल है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या आउटर मेम्ब्रेन में होता है क्या? नहीं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। और लास्ट क्वेश्चन 135, क्रेब्स साइकिल में गलत क्या है? तो ये भी हमें अभी कई बार डिस्कस किया है कि एसिटाइल ग्रुप का कंडेंसेशन OA के साथ होता है, ना कि पायरुविक एसिड के साथ। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी राइट आंसर ये है। तो बच्चों बॉटनी का पेपर हमने डिस्कस कर लिया है। अब आप अगले टेस्ट की तैयारी करिए, जहाँ पर आपको क्या पूछा जाएगा? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आपको बॉटनी में जो भी डाउट हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप प्लीज़ हमें अप्रोच करिए और इस समय NCERT पर पूरी तरह सर फोकस करिए। थैंक यू बच्चों।